जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सभी लोग मस्त होंगे, खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। जैसा कि दोस्तों आज हम आपने थंबनेल में देखा होगा कि आज हम रिजर्वेशन या आरक्षण के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जो आरक्षण है ना, वो बहुत पेचीदा विषय है जिससे विभिन्न वर्गों में इसको लेकर तनाव भी होते हैं। तो आज हम देखते हैं कि रिजर्वेशन का इतिहास क्या है। अपने समाज के लिए रिजर्वेशन क्यों आवश्यक हो जाता है। जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो समाज है आज भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर डिपेंडेंट है और जो भारत के लोग हैं वो आज भी निरक्षर हैं। तो क्यों आरक्षण जैसी व्यवस्था लाई गई, जिससे कि संविधान में क्यों आरक्षण जैसी व्यवस्था लाई गई, इसको आज हम देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि रिजर्वेशन का इतिहास क्या है। तो 1902 में कोल्हापुर रियासत के एक राजा थे, छत्रपति साहू जी महाराज। उन्होंने रिजर्वेशन जैसी व्यवस्था को अपने जो क्षेत्र हैं या जो कोल्हापुर एरिया है उसमें लागू किया था। इसके बाद 1932 में जब अंग्रेजों का शासन था, तब जो महात्मा गांधी थे वो आमरण अनशन में बैठ गए थे, क्योंकि जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी थे वो अपने लिए दलितों के लिए पृथक कुछ क्षेत्र चाह रहे थे। यानी कि जैसे कि 1909 में मुस्लिमों ने पृथक क्षेत्र लिया था, उसी प्रकार अम्बेडकर जी ये चाह रहे थे कि दलितों को पृथक क्षेत्र दिया जाए। लेकिन उनकी मंशा ऐसी नहीं थी, वे चाहते थे कि दलितों का उत्थान हो, इसलिए वो आरक्षण जैसी व्यवस्था लागू करना चाहते थे। तो 1932 में पूना पैक्ट हुआ था। अगर अम्बेडकर जी चाहते तो पूना पैक्ट नहीं करते और अपने लिए एक पृथक जो क्षेत्र है वो ले सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वो भारत के टुकड़े नहीं बल्कि भारत के जो दलित या भारत की जो पिछड़ी जातियां थी उनको ऊपर या जो सामाजिक समानता के ऊपर लाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने 1932 में पूना पैक्ट किया था। किस किस के बीच में हुआ था पूना पैक्ट? तो महात्मा गांधी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। 1932 में जो विधानसभाओं के लिए आरक्षित सीटें की गई थी SC/ST के लिए। इसके बाद जो अंतिम आरक्षण का इतिहास है वो 1950 का है। 1950 में संविधान में यह व्यवस्था की गई कि जो SC/ST के लिए आरक्षण लागू किया जाएगा, लेकिन जो आरक्षण होगा उसकी जो समय सीमा होगी वो 10 वर्ष होगी। 10 वर्ष की समय सीमा। जो संविधान सभा के सदस्य थे उनका मानना था कि जो निचली जातियां हैं या जो पिछड़ी जातियां हैं वो 10 साल में समानता के आधार पर पहुंचे जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 1950 में 10 वर्ष का समय दिया गया। 1960 में फिर से संविधान संशोधन हुआ और उसको आरक्षण को 1970 तक बढ़ाया गया। ऐसे ही करते करते आज जो संविधान में आरक्षण की व्यवस्था है वो 2030 तक के लिए लागू की गई है। यानी कि 2030 में या तो जो अमेंडमेंट करके संसद जो आरक्षण को हटा सकती है 2040 तक बढ़ा भी सकती है। तो 2030 तक के लिए अभी तक आरक्षण लागू है। इसके बाद आता है कि रिजर्वेशन क्यों दिया जाना चाहिए। जो रिजर्वेशन का बेसिक उद्देश्य है कि जो पिछड़ी जातियां हैं या जो पिछड़े लोग हैं उनका उत्थान करना है। तो रिजर्वेशन का वास्तविक उद्देश्य क्या है? रिजर्वेशन का वास्तविक उद्देश्य है पिछड़ी जातियों का उत्थान।
पिछड़ी जातियों का उत्थान रिजर्वेशन का उद्देश्य है। जैसा कि हमारे सामने एक एग्जाम्पल देके समझाया था, उसको मैं बता रहा हूँ कि जैसे कि एक घर में 2 बच्चे हैं। रिजर्वेशन को आसान से समझने के लिए हमारे सर ने जो एग्जाम्पल दिया था वही बताता हूँ आपको कि रिजर्वेशन जैसे कि एक घर में 2 बच्चे हैं या किसी घटना से एक बच्चा है ना वो बीमार हो गया। 2 बच्चे हैं, ये वाला बच्चा है वो बीमार हो गया और उनकी जो घर की कंडीशन है वो इतनी अच्छी नहीं है कि वो दोनों बच्चों के लिए सही सुविधाएं कर सके। और उनके घर में 1 लीटर दूध आता है, 1 लीटर दूध आता है दोनों के लिए आधी करी 500 ग्राम। जो सही बच्चा है वो तो स्वस्थ है और जो बीमार है वो अस्वस्थ है। तो डॉक्टर ने कहा है कि इसको आधी किलो नहीं बल्कि 750 ग्राम दूध दिया जाए जिससे कि वह रिकवर जल्दी हो सके। यानी सही होने के लिए उसको 750 ग्राम दूध की आवश्यकता है। अब ये सवाल आपसे है कि जो स्वस्थ बच्चा है उसकी में से आप दूध हटा के इसको देंगे या नहीं। तो कोई भी कॉमन सेंस का जो इंसान है वो बता सकता है कि जो अस्वस्थ बच्चा है उसको ज़्यादा दूध दिया जाना चाहिए। यही आरक्षण का उद्देश्य है। यानी कि जो पिछड़ा हुआ समाज है उसको बराबर में लाने के लिए आरक्षण जैसी व्यवस्था की गई। तो 1950 में संविधान लागू हुआ, उसी के साथ 10 वर्ष के लिए आरक्षण दिया गया। तो किन जगहों पर आरक्षण लागू है। तो पहला है कि जो लोकसभा है, लोकसभा में जो आरक्षण लागू है। उसके बाद विधानसभा, पंचायत, नगर पालिका और सरकारी शैक्षणिक संस्थान। सरकारी शैक्षणिक संस्थाएं और सरकारी नौकरी। इन सभी जगह आरक्षण लागू है और ये कब तक है? 2030 तक। इसके बाद आता है कि रिजर्वेशन किसको दिया जाना चाहिए। अब ये भारत में आपको पता है, मैं मार कर लेके आता हूँ, तब तक आप नोट कर लीजिए। भारत में अभी रिजर्वेशन किसको? तो SC ST को रिजर्वेशन दिया गया है। SC ST, उसके बाद OBC, EWS, इन सभी जगह अभी वर्तमान में आरक्षण लागू है। क्या जो OBC है, EWS है, इन दोनों जो वर्ग हैं उनको पहले से ही संविधान में आरक्षण दिया गया? तो ऐसा नहीं है, केवल SC ST को ही संविधान में प्रारंभ में जो आरक्षण दिया गया। इसके बाद मंडल आयोग बना। मंडल आयोग ने सिफारिश की कि जो OBC है उसको 27% आरक्षण है, 27% आरक्षण दिया जाए। बल्कि जो OBC की जनसंख्या थी वो 51% है। तो OBC एक ऐसी कैटेगरी है जिसको जनसंख्या के आधार पर आरक्षण या रिजर्वेशन नहीं दिया गया है। जबकि SC की उस समय जो जनसंख्या थी वो 15% थी और इसको आरक्षण भी 15% दिया गया। इसके बाद ST समझाएगी 7.5%। तो इनको मिला के जो आरक्षण होता है वो होता है
49.5%। और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि जो आरक्षण की जो सीमा होगी वो 15% से ऊपर नहीं होगी, इसलिए जो आरक्षण है वो 49.5% है। इसके बाद बहुत सारे जो ओबीसी के बाद ईडब्ल्यूएस का प्रावधान किया गया। ये जो तीनों आरक्षण है वो सोशल बेस पे दिया गया, यानी कि जातिगत आरक्षण दिया गया। फिर कैसा आरक्षण है? जातिगत आरक्षण। जबकि जो ईडब्ल्यूएस का आरक्षण है, जिसे वो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि इकोनॉमी या जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है उनके लिए आरक्षण दिया गया 10%। 10% आरक्षण दिया गया। तो क्या इस समय भारत के सभी नागरिकों के पास आरक्षण है? तो इसका जवाब है नहीं। या हम इसको दूसरी तरीका से बोल सकते हैं कि भारत के सभी नागरिकों को आरक्षण दिया जाता है? तो इसका जवाब है नहीं। भारत के सभी वर्गों को आरक्षण दिया जाता है, लेकिन क्रीमी लेयर को छोड़कर, यानी कि ओबीसी में भी क्रीमी लेयर है। ओबीसी के सभी लोगों को आरक्षण नहीं दिया जाता है। उसी प्रकार ईडब्ल्यूएस में भी क्रीमी लेयर है, यानी कि जो जनरल वाले हैं उनको सभी लोगों को आरक्षण नहीं दिया जाता, क्योंकि जो आरक्षण है ईडब्ल्यूएस का वो इकोनॉमिक बेसिस पर है, यानी कि जिस व्यक्ति की आय कम होगी जनरल में उनको ईडब्ल्यूएस का आरक्षण दिया जाएगा। तो कितना है? 10%। तो ईडब्ल्यूएस में स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि ईडब्ल्यूएस में वह व्यक्ति शामिल होंगे जो ना तो ओबीसी हैं, ना ही एससी एसटी हैं, ना ओबीसी हैं, ना ही एससी एसटी हैं। तो इसमें कौन शामिल होगा? तो ऑब्वियसली जनरल। सामान्य जो लोग हैं, वो सामान्य कैटेगरी के लोग हैं, वो ईडब्ल्यूएस आरक्षण में शामिल होंगे। इससे स्पष्ट हो जाता है कि भारत के सभी वर्गों को आरक्षण दिया जाता है, जिनकी हाई इनकम को छोड़कर। एससी को 15%, एसटी को 7.5%, ओबीसी को 27% और ईडब्ल्यूएस को 10% जो रिजर्वेशन है वो दिया जाता है। इसको आप पहले नोट करिए। इसके बाद आता है कि जो ईडब्ल्यूएस है उसको किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया? तो 103वां संविधान संशोधन। 103वां संविधान संशोधन द्वारा ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण जैसी व्यवस्थाएं की गई। तो इसी के आधार पर आर्टिकल 15 में खंड 6 जोड़ा गया और आर्टिकल 16 में खंड 6 जोड़ा गया। ये दोनों प्रावधान 103वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जोड़े गए थे। अब इसके बाद ये सवाल आता है कि क्या भारत में वर्गों को आरक्षण दिया जाता है या जातियों को? वर्गों को या जातियों को? वर्ग या जाति। जैसे आपको पता है कि जो भारत की जो पुरानी पुस्तकें हैं उनमें 4 वर्णों की जो व्यवस्था हमें दिखाई देती है। कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जातियां तो अभी भी भारत में अनेक जातियां हैं, अनेक जातियां। जो ब्राह्मण थे उनको अलग जो कार्य दिया गया, उनको पूजा पाठ का कार्य दिया गया, पूजा पाठ। क्षत्रियों को
युद्ध, वैश्यों को व्यापार और शूद्रों को जो अन्य काम है वो दिए गए। जो शूद्र कैटेगरी थी उनको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। यहाँ तक कि जो धार्मिक पुस्तकों को ना ही पढ़ने का सुनने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं था। तो धार्मिक पूजा पाठ नहीं कर सकते थे। तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि जो भारत में जाति के आधार पर रिजर्वेशन दिया गया है, लेकिन अभी 103वें संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है उनको 10% आरक्षण है वो दिया जाए। तो ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दिया जाता है। जो ईडब्ल्यूएस में कौन व्यक्ति शामिल होंगे? शूद्रों को छोड़कर ये तीनों व्यक्ति ईडब्ल्यूएस में शामिल होंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने अभी यह भी कहा कि जो रिजर्वेशन की सीमा है वो 49 से बढ़ा करके 59.5 कर दी गई है। तो रिजर्वेशन आपको स्पष्ट होगा। तब मिलते हैं अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए। धन्यवाद।